गाइस, जीएसटीआर 9 और 9C फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आ चुकी है। तो अब हम इस जीएसटीआर 9 को और 9C को कैसे फाइल करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल्स में। आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। जो पूरी वीडियो नहीं देखेंगे वो प्लीज ये वीडियो नहीं देखें, क्योंकि पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ इस वीडियो में आपको जीएसटीआर 9 और 9C के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, एग्जाम्पल भी बताऊंगा और हम इसको कैसे फाइल करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरी स्टेप वाइज 3 से 4 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। जीएसटीआर 9 is an annual GST returns 31st December of the year financial year particular financial year GSTR 9 रिटर्न। तो GSTR 9 हमारा एनुअल रिटर्न है, ये तो आप सबको पता ही होगा। इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर। और यदि गवर्नमेंट चाहे तो इस डेट को एक्सटेंड करवा सकती है, वो उनकी मर्जी है कि वो यदि एक्सटेंड करवाते हैं तो एक्सटेंड होगी, नहीं करवाएंगे तो हमारा जो डेट होता है ये होता है हमारा 31 दिसंबर। जीएसटीआर 9 में हमें करनी क्या है, मतलब कौन कौन सी चीजें उसमें हमें दिखानी है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका पूरे साल की सेल्स है, पूरे साल की परचेज है, एंड यदि जीएसटी चार्ज एंड पेड ऑन द सेम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसमें हमें आपको सेल परचेज दोनों की डिटेल्स इसमें आपको टोटल सेल्स एंड दिखानी है इसमें। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में नीचे बता दूंगा। अभी आप ये समझिए कि इसमें जो जीएसटीआर 9 में डिटेल्स जाती है उसमें पूरे साल की परचेज एंड पूरे साल की सेल्स की डिटेल्स इसमें जाती है, ठीक है। पहले हम सेल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम परचेज वाली बात करेंगे। तो अभी आपको इसमें ओनली फॉर सेल्स पे ध्यान देना है। परचेज वाली मैं इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो टर्नओवर है वो है 2 करोड़ जीएसटीआर 9 के लिए, और 9C के लिए है 5 करोड़। यदि आपकी जीएसटी की टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। ऐसा नहीं है कि आप फाइल नहीं कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके लिए। यदि इससे ज्यादा है 2 करोड़ से तो इसके बाद आप पे ये मैंडेटरी हो जाता है फाइल करना। और जैसे कि आपका 1 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, मतलब मान के चलो आपने 4-5 जीएसटी नंबर ले रखा है, तो इस केस में आपको सेपरेटली पांचों ब्रांच का आपको जीएसटीआर 9 और 9C दोनों फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है। GSTR 9 is an annual return to be filed yearly by taxpayer registered under GST पॉइंट 2। मतलब देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि मतलब ईयरली होता है। ईयरली तो होता है, ये नाम से ही पता चलता है कि GSTR 9 एनुअल रिटर्न है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द डिटेल्स रिगार्डिंग आउटवर्ड एंड इनवर्ड, वही सेल एंड परचेज दोनों की इसमें डिटेल्स जाती है, ठीक है। GSTR 9 अप्लीकेबल कब होता है, जीएसटी 9 की एप्लीकेबिलिटी के बारे में यहाँ पे जानते हैं। ऑल जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर मस्ट बी फाइल देयर जीएसटीआर 9। मतलब जो भी जीएसटी में रजिस्टर है उसकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है तो उसे जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। यदि कम है तो उस केस में फाइल नहीं करनी है। अप टू मतलब कम। कौन फाइल नहीं करेगा? कंपोजिशन स्कीम। अब कंपोजिशन स्कीम क्यों नहीं करेगा? कंपोजिशन स्कीम के एक तो लिमिट ज्यादा नहीं है, और दूसरी बात कंपोजिशन स्कीम के लिए एनुअल रिटर्न दूसरी है और कॉर्पोरेट टैक्सेबल पर्सन। अब हम चलते हैं आगे वाले पेज पे। तो ये वाले पेज पे जीएसटी 9 फाइल करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाननी पड़ेगी। जीएसटी 9 इज ऑप्शनल इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़। यदि 2 करोड़ से कम है तो हम जीएसटी 9 फाइल नहीं करेंगे। जीएसटी 9 में टर्नओवर हमें कौन सी लेनी है? हमें लेनी है एग्रीगेट टर्नओवर, ना कि टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर हमें देखनी है। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा।
जीएसटी ऑडिट इज मैंडेटरी, एग्रीगेट टर्नओवर इज अबव RS 5 करोड़। मतलब आपका 9C के लिए जो लिमिट है वो लिमिट है आपका 5 करोड़। जीएसटी 9 ऑप्शनल, ऑप्शनल कब है? यदि आपका टर्नओवर की लिमिट अप टू 2 करोड़, अप टू मतलब कम। जीएसटी 9 को आप रिवाइज नहीं कर सकते, मतलब आप एक बार आपने यदि फाइल कर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जीएसटी 9 फाइल करने से पहले आपको जितने भी GSTR 1 और 3 भी पूरे साल में आप फाइल करते हो, जैसे 12 महीने में आप 12 GSTR 1 फाइल करते हो, या मंथली होती है तो 4 करते हो, जितने भी 3 भी आपने फाइल करी है ये सारे फाइल होना चाहिए, तभी आपका GSTR 9 फाइल होगा, हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा अदरवाइज। हाँ, आपने सरेंडर और कैंसिल कर दिया तो उस केस में आप GSTR 9 फाइल कर सकते हो। सरेंडर और कैंसिल वाले केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारे GSTR 1 और 3 भी फाइल होने चाहिए। और इसको हम कैसे दिखाएंगे? GSTN वाइज, मतलब आपने यदि 10 ब्रांच में, मान के चलो आपका दिल्ली में भी ब्रांच है, महाराष्ट्र में भी है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, ऐसे करके आपके 5-7 ब्रांचेस हैं। यदि आप उसमें टर्नओवर कौन सी देखोगे? एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखनी है 2 करोड़, उसमें ओ वाली ब्रांच देखनी है। सारे ही ब्रांच आपको एक साथ लेना पड़ेगा, मतलब सारी टर्नओवर आपको एक साथ ऐड करनी है। यदि उसमें एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ तो आपको GSTR 9 फाइल करनी है। जैसे बिहार में है 50 करोड़, दिल्ली में है 60 करोड़, ऐसे करके आपको टोटल ऐड करनी है। इस हिसाब से आपको 2 करोड़ टर्नओवर देखनी है। GSTR 9 फाइल नहीं करोगे तो इसके लिए पेनल्टी भी है, जैसे डिपार्टमेंट कैटेगराइज टैक्स पेयर बेस्ड ऑन द टर्नओवर। पहले एक बार टेबल देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यदि आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो लेट फी है 50 रुपीज, मतलब 25 रुपीज CGST का और 25 रुपीज SGST का पर डे। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब स्टेट है तो स्टेट, नहीं तो यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी। ये 0.04% में 0.02% CGST और 0.02% SGST। आपको जो ये देखनी है लेट फी, टोटल लेट फी जैसे 50 रुपए का है, मतलब पर डे, ऐसे करके आपको देखनी है। और ये यहाँ तक हो सकता है, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ेगी, मतलब मैक्सिमम हम इतना लिमिट देखेंगे, ठीक है। मोर देन 5 करोड़ एंड लेस देन 20 करोड़, मतलब 5 से लेकर 20 तक है तो इस केस में आपका जो ये लेट फी होता है 100 रुपये पर डे, मतलब 50 रुपये CGST का और 50 रुपये SGST का। इसमें भी 0.04% ही है, 0.02% CGST का और 0.02% SGST का। यदि मोर देन 20 करोड़ है तो इस केस में आपको जो टोटल लेट फी लगेगी वो 200 रुपये पर डे, 100 रुपये CGST का और SGST का भी 100 रुपये। 0.50% इसमें आपको टोटल मैक्सिमम हो सकता है टर्नओवर जो होगी आपकी, जैसे 0.25% CGST का और 0.25% SGST का। तो ये टेबल मैंने आपको बता दिया, तो वही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई है। लायबिलिटी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू फ्रॉम DRC 03 विथ इंटरेस्ट ओनली थ्रू कैश लेजर। ये तो आपको पता ही होगा कि लेट फी और पेनल्टी जितने भी चीजें होती है, इंटरेस्ट होती है, ये सारी चीजें हम कैश लेजर से ही पे करते हैं, ये तो हमारा क्रेडिट लेजर से पे नहीं होता है। जो भी लायबिलिटी आइडेंटिफाई होगा ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न कैन बी डिपॉजिटेड थ्रू फ्रॉम DRC 03 विथ इंटरेस्ट ओनली थ्रू कैश लेजर। इंटरेस्ट और पेनल्टी हम कैश लेजर से ही पे करते हैं, आपको ये पता होगा पहले से ही। इंटरेस्ट और लेट फी हमारा क्रेडिट लेजर से पे नहीं होता है। तो इस केस में भी यदि आपका कोई भी इंटरेस्ट या लेट फी बनती है तो आप DRC 03 से इसको पेमेंट कर सकते हो आप GSTR 9 फाइल करते टाइम। और यदि गलती से एक्स्ट्रा टैक्स पे हो गया है तो आप RFD 01 GST पोर्टल से आप फाइल कर सकते हो और इसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हो यदि आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रखा है कैश लेजर से। As per section 16(4) condition for availing ITC. As per section 16(4) condition for availing ITC, date of filing of GST annual return or due date
of filing of returns for the month of September for next financial year 20 October whichever is earlier। हम ITC जो अवेल कर सकते हैं, जैसे हम सितंबर के रिटर्न में हम कर सकते हैं, या तो हम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GST एनुअल रिटर्न्स, इन दोनों में जो सबसे पहले होगा वो वाला हम डेट लेंगे। ITC अवेल करने की जो डेट होती है हमारी सितंबर की रिटर्न होती है जो अक्टूबर में फाइल होती है 20 अक्टूबर को, और क्वार्टरली वाले जो होती है उसके लिए होता है 23। इन दोनों में से जो पहले होगा हम वो वाली लेंगे डेट। GST एनुअल रिटर्न की इस बार डेट है हमारा 31 दिसंबर अभी, तो हमारे लिए जो इस वाले केस में डेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 अक्टूबर। केस ऑफ द रिवर्स ITC एट द टाइम ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब आपको यदि कुछ भी ITC को रिवर्स करनी है एनुअल रिटर्न के टाइम में, तो इसके लिए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे DRC 03 से, आप टैक्स को पे कर सकते हो। यदि आपने रिवर्स करी है ITC, मान के चलो आपने 2B में आ रहा था इनवॉइसेस, तो आपने क्या करा ITC ले ली, और बाद में पता चला कि उसकी इनपुट हमें नहीं लेनी है, या कोई अदर रीजन से हमें उसकी इनपुट नहीं लेनी है, और आपने वहां पे इनपुट ले लिया, तो इस पे आपको जो भी इंटरेस्ट लगेंगे, और इसको हम GSTR 9 एनुअल रिटर्न जब हम फाइल करेंगे उस केस में हम DRC 03 से इस इंटरेस्ट को हम पे कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 50 ऑफ CGST एक्ट, इंटरेस्ट टू बी पेड इन केस ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ GST 18%, और रिवर्सल केस में भी 18%। यहाँ पे 24% लिखा हुआ है, ये गलत है, यहाँ पे टोटल 18% ही इंटरेस्ट हमें पे करने पड़ते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे ये गलत आ रहा है, ये हमारा 18% ही है। आपको GSTR 9 फाइल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट की भी रिक्वायर होगी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ब्रांच वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, और ब्रांच वाइज इसलिए क्योंकि यदि आपके पास 10 ब्रांच है तो उस केस में आपको एक बैलेंस शीट, तो हमारी टोटल सारे ब्रांच मिला के एक ही ब्रांच में बैलेंस शीट बनती है, उसमें बैलेंस शीट में टोटल फिगर डली हुई होती है। इस केस में इसलिए आपको वहाँ पे ब्रांच वाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, तो इसकी भी वहाँ पे रिक्वायर होगी। ITR की कॉपी 26 AS भी होगा आपके पास, डाउनलोड कर लीजिए। GSTR 3B, GSTR 1 सारे ही पूरे साल का, और आपको इसमें रिको बनानी पड़ती है GSTR 3B R1 और बुक्स का, एंड ITC के लिए हमें GSTR 3B बुक्स एंड GSTR 2B का हमें यहाँ पे ये रिकन्सिलेशन बनानी पड़ती है। ये रिकन्सिलेशन यदि अच्छे से बनी रहेगी तो आपको GSTR 9 फाइल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो यदि नहीं आपने रिकन्सिलेशन सही से कर रखा है तो इस केस में आपको प्रॉब्लम होगी। इसमें आपका रिकन्सिलेशन जो होगा GSTR 3B R1 एंड बुक्स का, एंड ITC के केस में GSTR 3B बुक्स एंड GSTR 2B का। डॉक्यूमेंट वाला हो गया, और हम चलते हैं आगे। कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर, जो हमें एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन करनी है उसमें हमें कौन कौन सी चीजें लेनी है। पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जितने भी नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाई है आपको वो वाली लेनी है। एग्जेंट वाली लेनी है, एग्जेंट वाले में आपको 3 आते हैं एग्जेंट वाले में। नील रेटेड, मतलब जिसपे गवर्नमेंट ने नील रेट कर रखा है वो वाली। एक होता है हॉली एग्जेंट सप्लाई, जो अंडर सेक्शन 11 CGST एक्ट का, और अंडर सेक्शन 5 है ये ना, 5 या 6 है IGST एक्ट का। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब जिसपे अभी टैक्स नहीं लगा है लेकिन इस पे लग सकता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, जो हमारा नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आते हैं, जिसपे अभी टैक्स नहीं लगा है, मतलब लग सकती है कभी भी नोटिफिकेशन द्वारा। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कभी भी डाल के इस पे टैक्स लगा सकता है। मतलब इसमें तीनों एग्जेम्प्ट सप्लाई आते हैं, इसमें आपको सारे ही इंक्लूड करने हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पेन,
मतलब ब्रांच ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में उसको भी हम इसमें उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी चीजें इसमें आ जाएगी। सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ जॉब वर्क बाय रजिस्टर्ड जॉब वर्कर ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल। जॉब वर्क वाला मतलब इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करनी है। ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जो नॉर्मल सप्लाई है, एग्जाम्प्ट सप्लाई, नील लेटर वाली, हॉली एग्जाम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पेन। इसमें क्या करना है, आपको ब्रांच ट्रांसफर को हटाना है। आपको इसकी टोटल ले लेनी है और उसके बाद इसमें से आपको हटा देनी है, जैसे CGST, SGST, UTGST और IGST एंड सेस। पहले तो आपको टोटल टर्नओवर ले लेनी है, उसमें से आपको GST को हटा देना है। इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर RCM और सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ जॉब वर्क, मतलब इन तीन चीजों की इसमें से हटानी है। पहले इन सबको ऐड कर लेनी है, बाकी इनमें से इन सारी चीजों को यहाँ से हटा देनी है। तो आप यहाँ पे टर्नओवर निकाल लोगे। सबसे पहले आपको क्या करना, उसके बाद आपको यहाँ पे, अब हम चलते हैं आगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे पहले GST-9 फाइल करने से पहले आपको यहाँ पे GSTR 3B R1 और बुक्स का एंड GSTR 2B 3B एंड बुक्स का, तो ये रिको आपको बनानी है। जब आप ये रिको बना लोगे और पहले तो आपको पे एप्लीकेबल है या नहीं है, आपको ये चेक करनी है। यदि आप पे एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे ये रिको बनानी है, रिकंसिलेशन ऑफ टर्नओवर विथ GSTR 3B R1 एंड बुक्स का, एंड रिकंसिलेशन बनानी है आपको 3B बुक्स एंड 2B का। और ये सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये टेबल समझना होगा। ये जो होता है, जैसे कि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 का GSTR 9 एंड 9C फाइल करोगे, तो 24-25 के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 10, 11 और 14, ठीक है। ये होता है हमारा सेल का टेबल 4, 5, 9, 10, 11 और 14। अब हम इन टेबल को बारे में समझेंगे, मतलब इन टेबल का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए हम आपको यहाँ पे बताएंगे। 4, 5, 9 में वो वाली फिगर डलेगी जो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेल करे हैं, वो वाली। अभी हम सेल की बात कर रहे हैं। 24-25 में आपको कौन से टेबल में डालना है, 4, 5, 9। अभी आप बस इतना ही समझिए कि इसमें हमें 3 टेबल का यूज करना है, 4, 5 और 9। अप्रैल टू सितंबर, देखो एक होता है हमारा पीरियड फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है, अप्रैल से मार्च तक। उसके बाद आता है हमारा अप्रैल टू सितंबर 25, है ना। अप्रैल से लेके सितंबर तक में आपको बस अभी ये समझना है, आपको अभी ये समझना है जो आपने 4 और 5 और 9 जो ये टेबल है, टेबल नंबर, इसका यूज आपको कब करना है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, और आफ्टर सितंबर 25 में आपको 4, 5, 9 नंबर टेबल में इनकी डिटेल्स जाती है। और जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का होता है, जैसे आपने मार्च 2025 का सेल आपने अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में किया है ना। दिसंबर वाले को आपने अप्रैल टू सितंबर 25 में आपने दिखाया है, मतलब उस सेल कब की थी, उस सेल थी पिछले फाइनेंशियल ईयर का, आपने दिखाया है अप्रैल से लेकर सितंबर तक में। तो इस केस में आपको 10, 11 और 14 नंबर टेबल में आपको दिखानी है, ठीक है। कौन सी सेल, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की सेल जो आपने सितंबर तक दिखाया है, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में दिखाया है, वो वाली सेल को की जो रिपोर्ट होगी उसकी रिपोर्टिंग टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11 और 14 में होती है। मैं इसकी कैसे हम कहाँ पे डालते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये समझनी है कि इसमें जो आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की सेल है उसको आपको इस वाले टेबल में दिखानी है, ठीक है। इस वाले टेबल में जो आफ्टर सितंबर 25 की है उसको हमें 4, 5, 9 नंबर टेबल में दिखानी है, उसी टेबल में दिखानी है।
और अप्रैल से लेके सितंबर तक में, मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 24-25, इसकी सेल को हमने आफ्टर मार्च, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर तक में दिखाया है, तो उसको हम यहाँ पे 10, 11 और 14 नंबर टेबल में दिखाएंगे। और जो हमने पेड नहीं किया अभी तक, उसको तो हम यहाँ पे दिखाएंगे 4, 5, 9 में। ये रेयर केस में आते हैं आफ्टर सितंबर। आपको 24-25 की शेयर कहाँ पे दिखानी है? टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 9 में। और जो 24-25 की शेयर, मतलब मार्च से ले अप्रैल से लेके मार्च तक, मतलब मार्च 25 तक की जो आपने सेल करी है, उसको आपको दिखाना है टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9 में। जो आपने आफ्टर सितंबर 25 करी है, उसको आपको यहाँ पे 4, 5, 9, मतलब ये आफ्टर सितंबर 25 में ये कौन सी वाली आएगी? ये आएगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की सेल आपने आफ्टर सितंबर 25 में दिखाया है, तो आपको यहाँ पे टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 9 में दिखानी है। और इसको कैसे दिखानी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी अप्रैल टू सितंबर 25, मतलब 24-25 की सेल को आपने अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में दिखाया है, तो इसको आपको यहाँ पे टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11 और टेबल नंबर 14 में दिखानी है। और जो अभी तक पेड नहीं हुआ उसको तो हम 4, 5, 9 में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आफ्टर सितंबर 25 को हम यहाँ पे 4, 5, 9 में दिखा रहे हैं। सेल की कौन कौन सी टेबल होती है? 4, 5, 9, 10, 11 और 14। ठीक है, आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि आपने R1, 3B और बुक्स की रिको बना ली है, मैं ये मान के चलता हूँ। और यहाँ पे टोटल जो सेल आ रही है R1 में, वो आ रही है 2 लाख रुपए का। 3B में जो आ रही है वो आ रही है आपका 2,50,000 रुपए का। और बुक्स में जो आ रही है, जैसे मान के चलो टैली में जो आ रही है, बुक्स मतलब टैली, वो आ रहा है 2,20,000 का। मतलब जो टैली में आ रही है हमें वो लेनी है, तो उसको हम क्या करेंगे? GSTR 9 में हम कौन सा सेल शो करेंगे? 2,20,000। इसको हम एज पर बुक्स जो होता है, हमें ये वाला हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये सिंपल सी है, मतलब आप यहाँ पे ये समझ लो। GSTR 1 में सेल आ रही है 3 लाख का, 3B में आ रही है 3 लाख का, और बुक्स में आ रही है 3,50,000 रुपए का। इसको हमें कहाँ दिखाना है? तो इसमें हम कौन सा लेंगे? बुक्स वाला, टैली वाला लेंगे। 3,50,000 जो टैली में आ रहा है वो वाला हम यहाँ पे लेंगे। GSTR 1 में आ रहा है 3 लाख रुपए का, 3B में आ रहा है 2,80,000 रुपए का, और बुक्स में आ रहा है 3,20,000 रुपए का। तो इसमें हम टैली में जो आ रहा है हम वही 3,20,000 रुपए का, सो हम GSTR 9 में लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे GSTR 1 में आ रहा है 3,50,000 का, 3B में आ रहा है 3,70,000 का, और बुक्स में आ रहा है 2,70,000 रुपए का। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको भी हम GSTR 9 में जो लेंगे वो हम लेंगे 2,70,000 का। तो अब आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे 2 लाख R1 में आ रहा है, 3B में आ रहा है 2,50,000, और बुक्स में आ रहा है 2,20,000। ऐसा तो होगा नहीं। इसमें डिफरेंट क्यों आते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। R1, 3B में क्यों आ रहे डिफरेंट, ये आपको चेक करनी है। बाकी बुक्स में क्यों आ रहे डिफरेंट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे आपने टैली में पीरियड क्या सिलेक्ट करी है? आपने पीरियड सिलेक्ट करी है अप्रैल से लेके सितंबर। तो अप्रैल से लेके सितंबर तक में आपने 2,20,000 रुपए का ही सेल करी है ना? और इसको आपको दिखाना कहाँ पे है? इसको आपको दिखाना है यहाँ पे 4, 5 और 9 में। इसको आपको कहाँ दिखानी है? 4, 5 और 9 में। कितने अमाउंट का दिखाओगे? 2,20,000 रुपए का। ठीक है, और इसमें बच कितना गया हमारा? यदि ये वाला 3B में आ रहा है हमारा 2,50,000 का, और बुक्स में आ रहा है हमारा 2,20,000 रुपए का, तो मतलब 30,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। या तो इसको हमने अप्रैल से लेकर सितंबर में दिखाया होगा, है ना? तो 30,000 रुपए का। यदि हमने अप्रैल से लेके सितंबर में दिखाया है, तो उसको तो हम दिखाएंगे कौन से टेबल में? टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11 या तो 40। ठीक है, और यदि इसी को हमने सितंबर के बाद में दिखाया है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की सेल, उसको हमने
आफ्टर सितंबर दिखाया है, तो उसको हम कौन से टेबल में दिखाएंगे? 459 में। वो 30,000 रुपये कहाँ पे दिखेगा? 459 में। यदि आफ्टर सितंबर 25 है तो 2,20,000 की जगह 2,50,000 रुपये आपको यहाँ पे टोटल R1 में दिखा देंगे। और यदि आफ्टर सितंबर है तो उस वाले केस में तो मैंने आपको बता दिया। यदि अप टू सितंबर है, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में है, इसको आपको दिखानी है 10, 11, 14 में। तो मतलब आपको टेबल नंबर 4 में 59 में जो आपको फिगर दिखानी है वो दिखानी है आपको 2,20,000 रुपये का। और 30,000 रुपये का आपको दिखाएंगे टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 11 और टेबल नंबर 14 में, क्योंकि ये हमारा अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में हमने दिखा दिया था इस वाले सेल को, जो 30,000 रुपये का सेल है। दूसरी वाली केस में जैसे R1 में 3,50,000 रुपये का आ रहा है एंड 3B में 3,50,000 का आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहे थे मैंने इसको सही कर दिया है कि R1 और 3B दोनों सेम कर दिए हैं, क्योंकि R1 में जो भी आपने रिटर्न फाइल करी होगी वो 3B में ऑटोमेटिक ऑटो फिल आ जाती है, तो इन दोनों में तो डिफरेंस कुछ होते नहीं है। अब बचा बुक्स, और बुक्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R1 और 3B में आ रहा है 3,50,000 और बुक्स में आ रहा है 3 लाख। बुक्स में 3 लाख क्यों आ रहा है? इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि जब आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल करी है, 23-24 की सेल यदि आपने अप्रैल से लेकर सितंबर तक पिछले साल आपने दिखाया है, तो अप्रैल से लेकर सितंबर आ जाता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या होगा कि यदि आपने 50,000 रुपये का सेल आपने अप्रैल 25 से लेकर सितंबर 25 तक दिखाया है और वो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। मैं वो जैसे दिखाता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 23 में 24 में टोटल 50,000 का सेल जो था 23-24 में कहाँ तक आती है? अप्रैल से लेके मार्च तक, मार्च 24। लेकिन मार्च के बाद भी हम दिखा सकते हैं GSTR 9 में। तो हमने क्या करा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24 की जो थी मतलब सेल, उसको हमने अप्रैल से लेके सितंबर तक में दिखा दिया है। 50,000 रुपये मैंने उसमें दिखा दिया और उसको हमने करेक्ट कर ली। अब जब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आप रिटर्न फाइल करोगे, 24-25 की जो आप रिटर्न फाइल करोगे, उसमें 3 लाख रुपए जो आपका टैली में आ रहा है, टैली में तो आपने पिछले फाइनेंशियल में ईयर में डाल रखा होगा वो जो 50,000 की सेल है, लेकिन R1 में आपने कब दिखाया? अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि ये 50,000 की जो है फिगर, ये R1 और 3B में ऐड होके आ जाएगी, क्योंकि आपने R1 और 3B में फाइनेंशियल ईयर 23-24 को आपने 24-25 में दिखाया और 24-25 में ये इंक्लूड होके आएंगे 50,000 रुपये का। तो आपको क्या करना है, तो इसमें 3 लाख रुपए की टोटल टैली में आ रहा है, तो आपको यहाँ पे टोटल जो दिखानी है 9 में, GSTR 9 में जो आपको टोटल फिगर दिखानी है वो कितने की दिखानी है? 3 लाख रुपए का। ये 3 लाख रुपए क्यों दिखानी है? भले ही आपके 3B में 3,50,000 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक जो डेटा उठ के आ जाती है, मतलब टोटल जो आ रही होगी वहां पे GSTR 9 में, वो आ रही होगी 3,50,000 रुपए का। आपको 350 वाले फिगर यहाँ पे नहीं लेनी है, आपको जो फिगर लेनी है वो लेनी है बुक्स का, और बुक्स में आ रहा है टोटल 3 लाख रुपए का। और 50,000 क्या है जो ये रिड्यूस करना है, मतलब 3,50,000 की जो 3B में आ रही है उसको हमें उसमें से हटा के, क्योंकि 50,000 का जो था उसको हमने, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 की सेल थी जिसको हमने अप्रैल से लेकर सितंबर में दिखाया है, और उसको हमने यहाँ पे, उसको क्या करना है, आपको यहाँ से रिमूव कर देना है 50,000 रुपए का। ठीक है, एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरी रीजन ये भी हो सकती है कि तो 24, 24-25 और GSTR 9 में जो आपको फिगर लेनी है, मैं ये भी यहाँ पे टैप कर देता हूँ। जैसे R1 और 3B में एक केस हो सकता है, आपने पिछले साल, वही वाला ये भी है,
लेकिन इसमें 2 पॉइंट मैंने डाल रखे हैं, एक सेकंड। जैसे इसमें से 70,000 रुपये का जो आपका सेल था, पिछले साल आपने 23-24 की जो सेल थी उसको 24-25 में आपने दिखाया था, तो उसको आप क्या करोगे, इसमें से 3,50,000 माइनस 70,000 ना, कितना हो गया, टोटल हमारी हो गई 3,50,000 में से 70 चला गया, तो कितना बच गया हमारा 2,80,000 रुपये का। और कुछ जो था हमारा उसको हमने क्या करा, पिछले साल हमने एडिशन करी थी तो इसमें से हमने 70,000 रुपये को हटा दिया, और पिछले साल हमने सेल रिड्यूस भी किया था। देखो 23-24 की सेल को हमने अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में हमने सेल को रिड्यूस किया था, तो ये भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम 20,000 की जो हमने वहाँ पे रिडक्शन करी है और हमारे में इस पे कम दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे 20,000 रुपये और डालनी है। 20,000 रुपये यहाँ पे इसको हमें प्लस करके दिखानी है, मतलब 2,80,000 प्लस 20,000, टोटल हमारी हो जाएगी 3 लाख रुपए का। इस तरह से आपको वर्किंग बनानी है। जितनी अच्छे से आपने रिकैलकुलेशन बना रखा होगा उतनी ही आसानी होगी आपको जीएसटी 9 और 9 से फाइल करने में। जीएसटी 9 के लिए रिकैलकुलेशन होती है तो बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में यदि आपने रिकैलकुलेशन सही से नहीं बनाई होगी तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। जैसे इस वाले में 3,20,000 R1 में दिख रहा है और बुक्स में 2,80,000 दिख रहा है। और हाँ, कभी कभी बुक्स में यदि 3,20,000 दिख जाए तो समझ लेना बुक्स तो हमारा करेक्ट होती है ना। यदि 3,20,000 टोटल दिख जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। 3,20,3,20,3,20 जो ऑटो फिल आ रहा है वही ऑटोमेटिक डली रहेगी, आपको सीधा सीधा फाइल कर देनी है जब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तो कभी क्या होगा कि बुक्स में 3,40 आ रहे होंगे, तो यदि 3,40 बुक्स में आ जाए तो आपने बुक टैली में गलत कर रखा है तो कृपया एक बार देख ले, या तो आपने कम दिखाया है यहाँ पे R1 और 3B में पिछले साल, ये हो सकती है, इसको आपको चेक करनी है। यहाँ पे है 3,70,000, 3,70,000 और 2,70,000। बुक्स में 2,70,000 दिख रहा है, इसका मतलब वही है कि आपने पिछले साल सेल को एडिशन करा होगा, तो पिछले साल जो आपने एडिशन करी है उसको आपको रिड्यूस करना है। मतलब 23-24 में जो आपने 1,00,000 रुपए की सेल एडिशन करी है, मतलब 23-24 की सेल आपने 24-25 में दिखाई है अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, तो जो आपने अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में दिखाया है वो तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आ गया ना। यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो आ गया तो हमें फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो फिगर लेनी है वो 3,70,000 में से 1,00,000 रुपए के घटाने के बाद की लेनी है, जो टोटल आ रहा है वो नहीं लेनी है, क्योंकि हमें तो करेक्ट करनी है। 9 का मतलब तो यही होता है कि जो भी आपने R1 और 3B में पूरे साल में गलती करी है उसको आप ठीक करने का एक लास्ट मौका होता है। आप यदि जीएसटी 9 में ये चीजें ठीक नहीं करोगे तो ये गलती का गलती रह ही जाएगा, मतलब इसको आप फिर कभी ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसको बहुत ही केयरफुली भरनी है। और जीएसटी R1 और 3B की रिको और बुक्स की रिको आपको अच्छे से बनानी है। जीएसटी 3B R1 और बुक्स की रिको आपको अच्छे से बनानी है। फिर आपको रिकैलकुलेशन आईटीसी की भी करनी है, रिकैलकुलेशन ऑफ आईटीसी जीएसटीआर 3B बुक्स एंड जीएसटीआर 2B। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हमने आपको ये वाला मैंने समझा दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 4, 5, 9 में जाएगा, यहाँ पे मैंने बोल दिया 10, 11, 14 में जाएगा। ऐसे करके मैंने यहाँ पे टेबल आपको अच्छे से बताया नहीं है, मतलब ये तो आपको मैंने समझाया है कि इस तरीके से आपको करनी है। अब मैं आपको जो यूटिलिटी होती है या ऑफलाइन यूटिलिटी से या तो मैं ऑनलाइन आपको पोर्टल पे जाके बता दूंगा कि ये वाला फिगर 4 में कौन सी डालनी है, 5 में कौन सी डालनी है और 9 में कौन सी डालनी है। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, 4, 5 में जो फिगर डलेगी या तो 4 में डलेगी 2,20,000 रुपये का,
या तो 5 में डलेगी। कभी कभी क्या होता है कि 4 में भी डलती है और 5 में भी डलती है। तो 4 5 में जो डलेगी इसकी बाइफरकेट हम 9 में भी करते हैं, और 10 11 में जो फिगर डलेगी उसकी हम बाइफरकेशन टेबल नंबर 14 में भी करते हैं। मतलब 4 या 5 में जो हम दिखाएंगे उसको 9 में भी दिखाएंगे, 10 11 में जो दिखाएंगे उसको हम 14 में भी दिखाएंगे।